So continuing with the theories of management, that is your classical, neoclassical and modern. Modern में one of the theory was given by C.K. Prahlad, which is called fortune at the bottom of the pyramid. Now when we are talking about BOP, which is also an acronym for this particular method or this particular theory basically concentrate on the low income market. कि देखो एक सिंपल सा लॉजिक समझो कि आप एक प्रोडक्ट बनाते हो, आप उसे इंडिया में बेच रहे हो, आप उसे किसी और कंट्री में बेच रहे हो, कहीं ना एक सैचुरेशन पॉइंट आता है. वो सैचुरेशन पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि हम मोस्टली आपकी वर्ल्ड कंपनीज़ हैं वो हमेशा टारगेट करती हैं फॉर्च्यून्स को. वो टारगेट करती हैं एक ऐसी कंट्रीज़ को जहाँ पे उन्हें लगे कि इनकम लेवल अच्छा है, उनके हिसाब से प्रोडक्ट बनाना, उनके हिसाब से मार्केट को कंडक्ट करना. ठीक है, लेकिन बट द रियलिटी लाइज इन दिस पॉइंट कि आपके वर्ल्ड की जो ओवरऑल पॉपुलेशन है, ठीक है, वो तो लोअर इनकम ग्रुप में एग्जिस्ट करती है. यानी कि जो रियल सोर्स ऑफ आपका मार्केट है, रियल सोर्स ऑफ इनकम है, एक प्रॉमिसिंग मार्केट हम जिसको बोलते हैं, वो वेल्दी सेक्शन नहीं है, वो डेवलपिंग सेक्शन है, वो एमर्जिंग वर्ल्ड मिडिल क्लास इकॉनमीज़ है. मिडिल क्लास इकॉनमी मीन्स दोज इकॉनमीज़ जिनका इनकम लेवल ज़्यादा हाई नहीं है. एंड बट दैट्स अ बिलियन मार्केट. बिलियंस ऑफ मार्केट का मतलब यही है कि उसमें एक अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है. ठीक है, एमएनसीज को ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है दैट देयर शुड बी इंक्लूसिव कैपिटलिज्म. इंक्लूसिव कैपिटलिज्म का मतलब है इंक्लूड दोज ऑल्सो हु आर लाइंग एट दी बॉटम बट हु आर ग्रेट इन नंबर और ह्यूज इन नंबर. ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि अगर आप उन 4 बिलियन पुअरेस्ट पीपल के लिए काम कर रहे हो तो बेसिकली आप वर्ल्ड के 2/3 पोर्शन के लिए काम कर रहे हो, विच इज़ अगेन अ ह्यूज नंबर. तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एमएनसीज़ को कि अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज, उनके प्राइस परफॉर्मेंस रिलेशनशिप को किस तरीके से इवैल्यूएट किया जाए, किस तरीके से उसको एक बिगर मार्केट बनाया जाए. अकॉर्डिंग टू सीके प्रहलाद, ठीक है, दिस कैन बी categorization of the income, per capita income and the population. Now there is a tier 1, tier 2, 3 and a tier 4 economies also exist. Tier 4 world economy pyramid is basically a huge in number. इन्हें बोलते हैं राइजिंग मिडिल क्लास डेवलपिंग कंट्रीज, जो कि एक्चुअली आज की डेट में एमएनसीज का टारगेट होना चाहिए. जब आप बॉटम 4 को या टीयर 4 को या इन 4 बिलियन लोगों को टारगेट करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसी मार्केट टारगेट कर रहे हो जिसके थ्रू आप ऑलमोस्ट सभी अपना एक ह्यूज बिजनेस सेटअप कर सकते हैं. नाउ जितनी भी लार्ज कॉर्पोरेशंस होती हैं वो बेसिकली एक्चुअली टारगेट करती हैं 1 और 2 को, सम टाइम 3 को, यानी कि अपर और मिडिल क्लास को. रूरल को और सेमी अर्बन को इग्नोर कर दिया जाता है, ट्राइब्स को इग्नोर कर दिया जाता है. सीके प्रहलाद उन लार्ज कॉर्पोरेशंस को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कीपिंग इन टू द कंसिडरेशन की आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है टुवर्ड्स पुअर, विजुलाइज कि टीयर 4 में कितने लोग हैं जो वेट कर रहे हैं कि डेवलपमेंट हो. टीयर 4 में कितने लोग हैं जो वेट कर रहे हैं कि उनके पास भी वो रिसोर्सेज आएँ जो टीयर 1 और 2 और 3 के पास अवेलेबल है. तो इसलिए इन लोगों को प्रोडक्शन प्रोसेस में इंक्लूड करना, इन लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करना, इन लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना ताकि इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़िया हो, इनका इनकम बढ़ी हो. और जब इनका इनकम बढ़ेगा, इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली इनकी तरफ से गुड्स की डिमांड आनी शुरू हो जाएगी. ठीक है, कीपिंग दीज थिंग इनटू कंसिडरेशन आईटीसी कंपनी ने एक ई चौपाल प्रोजेक्ट लॉन्च किया था. ठीक है, काफ़ी साल पहले, जिसका मेन मकसद था छोटे छोटे गाँव को डेवलप करना. ठीक है, जैसे चौपाल होती है जो गाँव में एक काइंड ऑफ अ सोसाइटी एग्जिस्ट करती है जहाँ लोग मिलते हैं, अपनी काम वर्क चीज़ें शेयर करते हैं, उसको ई चौपाल टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करना. ठीक है, उनको मार्केट के बारे में बताना, उनको इंटरनेट के बारे में समझाना, उनको ये समझाना कि जब वो एग्रीकल्चर के लिए सीड्स खरीदते हैं, मार्केट से चीज़ें खरीदते हैं, पेस्टिसाइड्स हीरिसाइड खरीदते हैं, तो किन बातों का ध्यान रखना होता है, ये चीज़ें ऑनलाइन कैसे की जा सकती है, उन लोगों को ट्रेन करना. ये ई चौपाल प्रोजेक्ट था. नाउ एंडरसन एंड बिलो, जो कि इसी पर्टिकुलर पिरामिड की स्टडी के पार्ट है, उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए थे जिसे उन्होंने 4 A's कहा. वो 4 A's क्या है? दैट देयर शुड बी एक्सेप्टेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, अवेयरनेस एंड अफोर्डेबिलिटी. ठीक है, अगर आप ये चाहते हो कि बीओपी मार्केट को आपको समझना है तो आप ये समझो कि सबसे पहले वो जो प्रोडक्ट है वो उस बीओपी मार्केट की नीड्स को फुलफिल कर रहे हो.
ठीक है, उनके पास पहुंच रहे हों, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली द प्रॉब्लम इज अवेलेबिलिटी, द इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट देयर। सेमी रूरल एंड रूरल एरियाज जो हैं वो अभी तक ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हैं मेन मार्केट से, और उनके आपको इस तरीके से अपने प्रोडक्ट के बारे में मार्केटाइज करना है कि लोगों को उनके बारे में अवेयरनेस भी हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो उनके करंट इनकम लेवल की कंपैटिबिलिटी में भी आने चाहिए। अगर नहीं आते हैं देन बिकम अ प्रॉब्लम। नो एप्लीकेशन ऑफ द मॉडल बाय HUL। HUL को एक वेल मैनेज कंपनी कहा जाता है, इट इज़, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। नाउ द पॉइंट इज दे ऑल्सो ट्राइड टू अडेप्ट दिस बॉटम ऑफ पिरामिड कॉन्सेप्ट, जहाँ पे HUL, देखो पहले का अगर हम टारगेट बोलें या पहले की बात समझने की कोशिश करें तो HUL एक ऐसी कंपनी है हु हैज़ बीन इनटू अ काइंड ऑफ अ बिजनेस जो स्मॉल एलीट को, जो कि उनके प्रोडक्ट को बाय कर सके, स्मॉल एलीट क्लास को बहुत टाइम से प्रोडक्ट दे रहे हैं, चाहे वो डिटर्जेंट हो, शैम्पू हो, देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन देन दे केम अप अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस बॉटम pyramid, they came with the concept of Nirma. Nirma is a very low cost product. It is actually for the rural area. It was actually for the rural area. ठीक है, निरमा को जब बनाया गया था, निरमा एक ऐसा बेसिक मॉडल था बिजनेस का जिसमें कि द प्रोडक्ट वॉज नॉट ऑफ अ वेरी हाई क्वालिटी बट इट वॉज अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट विद द लो प्राइजेस। उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल शुरू किया गया, जहाँ पे हर गांव में, छोटे छोटे शहरों में इस प्रोडक्ट को पहुंचाया गया, और टीवी और रेडियो के थ्रू, बेसिकली रेडियो के थ्रू इसकी बहुत ही ह्यूज एडवर्टीजमेंट को, मतलब एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाया गया। उसी के बाद एक कॉन्सेप्ट आया HUL का नया डिटर्जेंट, जिसे व्हील कहा जाता था। दो आई रियली डू नॉट नो वेदर दिस प्रोडक्ट एग्जिस्ट इन द मार्केट राइट नाउ और नॉट, लेकिन द व्हील वॉज ऑल्सो देयर सब्सटैंशली, जिसमें कि एक कॉन्सेप्ट लाया गया कि व्हील के अंदर, मतलब प्रोडक्ट ऐसा है, इस तरीके की उसकी क्वालिटी है कि आपको पानी की ज़रूरत कंपैरेटिवली कम पड़ती है। ठीक है, दूसरा, इट वॉज अ वेरी डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन, ठीक है, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बहुत फैला हुआ था। अगेन इसका कॉन्सेप्ट क्या था? इसका कॉन्सेप्ट था छोटी छोटी दुकानों में भी इस प्रोडक्ट को पहुंचाना, ऐसी जगहों पे भी जहाँ पे शायद नॉर्मल गुड्स ना मिलते हों, लेकिन आप उस अपने डिटर्जेंट को पहुँचाओ। इसके लिए व्हील को एक लो प्राइस प्रोडक्ट रखा गया। अब यहाँ पे समझने की ज़रूरत क्या है? समझने की ज़रूरत ये है कि अगर आप टाइड बनाओगे और अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाओगे विच इज़ ह्यूज इन कॉस्ट, तो आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को ही सर्व कर सकते हो। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की जो पॉपुलेशन है वो एक लिमिट है, अगर आप उसको कितना भी एक्सटेंड करना चाहो आपका एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा। लेकिन अगर आप अपने पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में, इवन इंडिया की पॉपुलेशन को भी स्टडी करो ढंग से, तो बहुत बड़ा हिस्सा आज भी वहाँ रहता है जो टाइड या महंगे डिटर्जेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उनके लिए प्रोडक्ट बनाओ, उसको सर्व करो। कहीं ना कहीं क्वालिटी थोड़ी बहुत शायद कम हो सकती है, दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि आप उसके लिए R&D कैसे करते हो, रिसर्च कैसे करते हो। So you need to serve those people who are lying at the bottom. That is the concept of C.K. Prahlad given by कि वो bottom of pyramid का मतलब क्या है. I hope it is clear to you. Then concept comes of bureaucracy. See, bureaucracy is given by Max Weber. He was a German sociologist, और what exactly he says is कि जब आप बात करते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो पहले समझो कि उसका अथॉरिटी कल्चर क्या है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर the most important concentration or the most important thing to understand is how the organization is working in terms of structure, authority, responsibility, structure. तो अथॉरिटी को उन्होंने पहले 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, द रैशनल वन, ट्रेडिशनल वन एंड कैरिज्मेटिक वन। यानी कि रैशनल वन वो होते हैं जिसमें ओबीडियंस इज ओड टू अ लीगली एस्टैब्लिश पोजीशन, दैट आई एम सपोज टू फॉलो समवन और हिज अथॉरिटी बिकॉज ही इज ऑन अ पोजीशन, ही इज ऑन अ रैंक, ही इज ऑन अ पर्टिकुलर designation. Now, traditional authority means जब traditionally because of the age, because of the family, because of the structure, आपको उसको follow करना है, though they may not be on a legal or legitimate position, ठीक है, but traditionally they are supposed to be respected or followed. Then comes your charismatic. The charismatics are basically those leaders जिनके पास कुछ special power होती है, अपील होती है, जब लोग आपको follow करते हैं, लोग आपकी बात मानते हैं। ठीक है, that is the charismatic authority. Now, what he says is कि
आपको ये समझना पड़ेगा जो ट्रेडिशनल करिज्मेटिक अथॉरिटीज़ होती हैं दे आर वेरी रेयर और दे मे बी एग्जिस्टिंग इन सर्टेन सिचुएशन, बट जब ऑर्गेनाइजेशंस को काम करना होता है तो उन्हें काम करना होता है रैशनल लीगल अथॉरिटी पे, वो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपकी कॉम्पिटेंसी की वजह से आपके पास ट्रेडिशनल और करिज्मेटिक लीडरशिप आती है ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब आप रैशनल लीगल की बात करते हो तो वो ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन के होल स्ट्रक्चर के लिए। अब एक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन जो रैशनल लीगल अथॉरिटी पे डिस्प्ले या डिपेंड करता है उसके कौन से बेसिक फीचर्स होंगे। तो सबसे पहला, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको डिवीजन ऑफ वर्क हाई दिखेगा, क्योंकि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। सो ऑटोमेटिकली आई एम सपोज टू डू ओनली दोज वर्क विच माई पोजिशन इज आस्किंग फॉर। hierarchy is very important. ठीक है, in these kind of organization your whole authority is coming because of the position, so automatically hierarchy इस पूरे concept का एक main important factor हो जाता है। Then the rules and regulation, when we are talking about the rules and regulation we are basically saying that you have to understand that there are certain standardized operation and decision, पहला कि मतलब होना चाहिए। दूसरा, there should be understanding or there should have been receptables from the past लर्निंग, यानी कि पुरानी गलतियों से भी आपकी सीखो और आप उसके अकॉर्डिंग अपने स्टैंडर्ड्स को चेंज करो। प्रोटेक्ट करो अपने जॉब इनकम्बेंट्स यानी कि अपने एम्प्लॉयज़ को, उन्हें इक्वालिटी का ट्रीटमेंट दो। कभी भी उन्हें ऐसा ना लगे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस आर इन फेवर ऑफ समवन और इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स समवन। देन द इम्पर्सनल कंडक्ट, सी इम्पर्सनैलिटी ऑफ रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पे नहीं है, ये नहीं है दैट यू आर नॉट ह्यूमन, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन नीड्स ऑफ योर एम्प्लॉय, बट you are purely guided by rules and regulations. So whenever you are taking decision, your decision is based on those rules and guidelines. You are not taking decision on the basis of whom you like and who you doesn't like. Then staffing, when you are employing your मतलब employee in an organization, ठीक है, that is a basic contractual relationship between the employer and employee. ठीक है ना, वो जो टेन्योर भी होता है, जितने टाइम के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन रहेगा, वो भी यूजुअली रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है, उसके अकॉर्डिंग उसको सैलरी मिलती है और अपने कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही वो काम करते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। टेक्निकल कम्पिटेंस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ब्यूरोक्रेट जो होते हैं वो ना ही इलेक्ट किए जाते हैं और ना ही उन्हें कोई इनहेरिटेंस मिली हुई है कि मम्मी पापा की जायदाद है और उस पर वो काम करेंगे। अगर आप में कॉम्पिटेंस है, अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास स्किल है, तो ही आप एक ब्यूरोक्रेट बन सकते हो। सपोजिटली IAS, ठीक है, वेरी सिंपल। आपको इलेक्ट नहीं किया जाएगा, आपके लिए वोटिंग नहीं की जाएगी, आपको किसी फैमिली कनेक्शन की वजह से वो जॉब नहीं मिलेगी। व्हेन यू प्रूव दैट यू हैव स्किल्स, यू हैव नॉलेज, यू हैव द एबिलिटी एंड द कॉम्पिटेंस टू परफॉर्म द टास्क, ओनली देन यू विल गेट द जॉब। दैट इज टेक्निकल कॉम्पिटेंस एंड ऑफिशियल रिकॉर्ड। ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, हाउ रिकॉर्ड्स आर बीइंग केप्ट, ठीक है, एंड रिकॉर्ड्स शुड बीइंग केप्ट। जितने भी डिसीजंस आप लेते हो, कोई भी डिसीजन हो, मीटिंग्स हो, मिनट्स हो, दे आर ऑलवेज रिकॉर्डेड। क्यों? फ्यूचर रेफरेंस के लिए। दो द फाइलिंग सिस्टम इज़ वेरी एक्सटेंसिव इन नेचर, ठीक है, लेकिन जब आप बात करते हो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की या एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ब्यूरोक्रेट इज़ ऑल अबाउट दैट। ब्यूरोक्रेट में ओरल कम्युनिकेशंस नहीं होती हैं। ब्यूरोक्रेट में एवरी कम्युनिकेशन इज रिटन, एवरी डॉक्यूमेंटेशन इज रिटन। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ encyclopedia what has been happened in the organization over the past 100 year, 50 year, depending upon the life of the organization। ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की मेमोरीज होती हैं और इन्हें फाइल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Now, what can be the merits of bureaucracy? See, when we are talking about the bureaucracy is a very kind of a proper system, protocol system, where the delegation of authority is very important. You have to assign the task to someone who is obviously competent enough to perform the task. Then, the whole system is based on rules and regulations, so your decisions has to be based on the rules and regulation. Behavior of the employee should be very rational because they have to work under the premises of their rules and regulation. They can't work on the basis of emotion, their own whims and fancies. Then behavior of people has to be predictable. It should not be like that you are going to do something out of the blue. Why you can't do something out of the blue? Because you are working under rules and regulations. So obviously आपका behavior predictable हो जाता है, क्योंकि आपका behavior आपके उन्हीं rules and regulation पे define करता है। And ultimately, when the rules and regulations are there, when the whole predictability of the behavior is there, when everybody is rational, so in the long run it should lead to efficiency.
तो क्रिटिसिज्म क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये है रूल्स में बी फॉलोड इन लेटर बट नॉट इन द स्पिरिट, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। जबकि जब आप रूल्स को सिर्फ और सिर्फ पेपर पे लिखा इसलिए फॉलो करते हो, लेकिन आप उसे एक्चुअली योर इनर सेल्फ इज नॉट फॉलोइंग इट, ठीक है, योर स्पिरिट इज नॉट फॉलोइंग इट, इन दैट केस योर रूल्स आर यूजली मिसयूज्ड, दे आर मिस इंटरप्रिटेटेड, दे आर इम्प्लीमेंटेड यूजली इन द रॉन्ग वे, समटाइम इन द रेड समटाइम इन द टेक्निकलिज्म, कोई भी, बट उसे आप उसकी स्पिरिट में एक्चुअल नीड के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं करते हो। देन एक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है रूल्स एंड रेगुलेशन, एंड एवरी टाइम फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन विदाउट कंसिडरिंग दी विदाउट कंसिडरिंग दी situation is little different. Sometimes your maturity is asking something but the rules are saying something. तो उन दो चीज़ों का जो क्लैश होता है उसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन रियलिटी में वट एवर यू हैव स्टडीड एंड अंडरस्टूड, आई होप दैट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज एक्चुअली नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बिना एग्जिस्ट करना भी काफ़ी हद तक एक मोनोटोनस ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की ब्यूरोक्रेसी में कोई जगह नहीं होती। ब्यूरोक्रेसी में इनोवेशन की जगह नहीं है, बिकॉज यू आर एक्चुअली वर्किंग इन अ स्पेसिफाइड मैनर। यू आर सपोज टू बी अ रैशनल एम्प्लॉय हु इज वर्किंग एक्चुअली or taking decision on the basis of rules and regulation mentioned by the top authorities, and you are not going beyond that, then there is no scope of your innovation, your creativity. Then bureaucratic is a hierarchical tall structure. तो hierarchical tall structure में the communication between top level and the lower level directly is very limited, which is also a cause of dissatisfaction sometime. And जब ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा एनवायरनमेंट एक्सटर्नल फेस कर रही हो विच इज़ डायनामिक, ट्रबलेंट इन नेचर, कीप्स ऑन चेंजिंग, इन दैट केस ब्यूरोक्रेसी इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी काफ़ी हद तक डिफाइन चीज़ों पे काम करता है। वो चीज़ें डिफाइन की जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस। नाउ व्हेन यू आर हैविंग एक्सपीरियंस ऑन डेली बेसिस, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, बिजनेस में नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो, देन यू कांट से दैट योर डिसीजन आर ऑल्सो गोइंग टू बेस्ड ऑन द old rules and regulations. So that is a problem. Then, keeping the consideration of the functional management, Henry Fayol, who is also considered as the father of the management process, he gave certain principles of management. The 14 principles, I won't be explaining them in detail as you are very much, I hope, understand. I mean, they are very much understandable to you. But हम बात करते हैं कि what exactly was his contribution and his theory to understand. सी हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इज बेसिकली पार्ट ऑफ द क्लासिकल थ्योरी, ठीक है। ये आप कह सकते हो कि ये वन ऑफ द इनिशियल थ्योरीज हैं जो मार्केट में आई थी लोगों को समझाने के लिए कि एग्जैक्टली मैनेजमेंट होता क्या है। ही वॉज अ इंजीनियर बेसिकली, नॉट अ मैनेजमेंट और स्कूल थॉट प्रोसेस। ही वॉज अ इन माइनिंग इंजीनियर 1860 में। ही वॉज अ जूनियर एग्जीक्यूटिव देयर, फ्रेंच कंपनी में। धीरे धीरे उनकी पोस्ट बढ़ी, ही बिकेम अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नाउ द पॉइंट इज ही हैड सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी उस पूरे दौरान जितना उन्होंने काम किया टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में आप मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा सकते हो, किस तरीके से आप लोगों में वो चीज़ ला सकते हो कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करे, और इन शॉर्ट व्हाट एग्जैक्टली इज़ रिक्वायर्ड टू मेक और टू मैनेज पीपल, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही आइडेंटिफाइड सर्टेन सेक्टर लाइक टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, मैनेजीरियल, और इन एक्टिविटीज़ के बेसिस पे उन्होंने मैनेजीरियल फंक्शंस डिफाइन किए, ठीक है। जब उन्होंने मैनेजीरियल फंक्शंस डिफाइन किए तो फ्योल ने एक चीज़ बोली कि टू मैनेज इज़ टू फॉरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट, कंट्रोल, और इसी के बेसिस पे उन्होंने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जिसे एक्चुअली वो कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग बोलते हैं, डिफाइन किए। बट दोज वर मैनेजीरियल फंक्शन, जो कि आपने बहुत डिटेल में पढ़े हैं। नाउ व्हाट वाज द नीड ऑफ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल? व्हेन यू आर फंक्शनिंग, व्हेन you are doing certain things, there is also, suppose your body is functioning every day, your hands are moving, but the hands are moving in one direction, not in the backward direction. It's a principle. Your body cannot move in that direction. So when you are when you are mentioning functioning of an organization, it should be based on certain principle, and that is why the need of principle arised, और जिसे हम बोलते हैं that is why Fayol gave you the 4 principles of management. डिविजन ऑफ वर्क, ऑब्वियसली डिविजन ऑफ वर्क इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक ही पर्सन को बार बार एक ही पर्सन को सारी टास्क देना इज जस्ट नॉट पॉसिबल, सो यू हैव टू डिवाइड इट, एंड यू हैव टू डिवाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ द एबिलिटी ऑफ द पर्सन टू डू द टास्क.
Authority and responsibility, as you know, they are in a coexisting situation. दे गो हैंड इन हैंड. इन दोनों को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, बिकॉज अगर आपके पास अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली अराइज हो जाती है. यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशन एंड एग्रीमेंट, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक क्लियर कट एग्रीमेंट क्या है. ठीक है, हाउ योर ऑर्गेनाइजेशन इज एक्चुअली वर्किंग. देन यूनिटी ऑफ कमांड. आई एम अ सिंगल इंडिविजुअल, प्लीज गिव मी ऑर्डर. I should receive order by single individual, because if there are conflicting order coming from different person at the same time, it is very difficult for a single individual to fulfill those. Then unity of direction. See, one head one plan is the basic thought प्रोसेस. सो जब मैं काम कर रही हूँ तो मेरा डायरेक्शन एक ही पॉइंट पे होना चाहिए. अब आप मुझे प्रोजेक्ट 1 भी दे दो, 2 भी दे दो, 3 भी दे दो, I'll make confuse, because at the same time my one head is going into a lot of directions. So have a unity of direction also. Then subordination of individual to general interest. ये समझो कि when you are in organization, your individual interest is actually going towards the fulfillment of the common interest of the organization, and if there is a conflict between these two, then organization में problem होती है. That is what is very important to have a understanding that your individual interest should go towards the fulfillment of the common interest or the general interest. Remuneration should always be just and fair. Nobody should feel in the organization कि उसे जो salary मिल रही है, ठीक है, वो दूसरे से अलग है और biased है because of the any of the factor. Centralization. This particular 14 principle doesn't talk about the decentralization, they talk about the centralization. Why they talk about the centralization? Because Fayol was of the view that when the authority is lying in one hand, ठीक है, it's basically actually good. क्यों? क्योंकि आपका काम है उस एम्प्लॉय के मैक्सिमम एफिशिएंसी को यूटिलाइज करना. ठीक है. नाउ एवरीथिंग विच डिक्रीजेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ सबॉर्डिनेट इज सेंट्रलाइजेशन. अगर आप एम्प्लॉय को किसी एक टारगेट में या किसी एक हिरार्की में अरेंज कर देते हो, जहाँ पे हम सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो जितना टॉल स्ट्रक्चर होता है उतना ही ज़्यादा इनका मानना है कि वो सेंट्रलाइजेशन की पावर बनी रहती है. अदरवाइज सेंट्रलाइजेशन और वो अथॉरिटी अपने आप को लूज कर देती है. देन इट्स अ स्केलर चेन. ठीक है, हिरार्की में इफ़ यू रिमेंबर दैट देयर इज़ अ लाइन ऑफ अथॉरिटी, समवन इज़ एट द हाईएस्ट लेवल, समवन इज़ एट द लोएस्ट लेवल. ऑर्डर. देखो ऑर्डर क्या होते हैं. ऑर्डर का मतलब यहाँ पे वैसा ऑर्डर नहीं है. ऑर्डर का मतलब है यू हैव टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स. यू आर टॉकिंग अबाउट मटीरियलिस्टिक थिंग एंड द सोशल थिंग. अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज इन प्लेस का मतलब यही है कि जब आप बात करते हो मटीरियल ऑर्डर की तो उसमें एवरीथिंग इज इन प्लेस, और जब आप बात करते हो लोगों की, सोशल ऑर्डर की, तो इट्स योर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो अ प्लेस फॉर एवरीवन. सो इन शॉर्ट देयर शुड नॉट बी एनी बायसनेस. देन equity is as simple as that. It's not only about the salary. People should also feel equality in the organization when people are dealing with them or when they are dealing with people. Stability of the tenure of person. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन आ रहा है, काम कर रहा है, ही इज़ वेरी मच कंसर्न कि अरे मेरी जॉब चली तो नहीं जाएगी. ठीक है, तो स्टेबिलिटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. स्टेबिलिटी का मतलब है कि आप उसे अच्छी रेम्यूनरेशन दीजिए, उसको उसके काम की रिस्पेक्ट दीजिए ताकि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में टिक के काम करे. Initiative. See, initiatives are basically when I am working for an organization, certain initiatives should come from my side. सबॉर्डिनेट्स को अपॉर्चुनिटी दो कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके ताकि उनके अंदर भी वो इनिशिएशन की फीलिंग आए. दूसरा, सबॉर्डिनेट्स को ये भी समझना चाहिए कि व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ देयर अथॉरिटी एंड डिसिप्लिन. नाउ एस्पेरिट डी क्रॉप्स. एस्पेरिट डी क्रॉप्स का मतलब ही यही होता है टीम स्पिरिट. अंडरस्टैंड दैट यू आर वर्किंग एज अ टीम. Understand that you are a work group. Understand that it is very much important for an organization to have an atmosphere where people are connecting with each other, understanding each other, so that the conflicts in the long run are minimum. Now, appraisal क्या है? How this particular approach is little different. See, first of all, ये अपने टाइम की सबसे पहली अप्रोच है जिसने आपको ये सिखाया कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग नाम की भी कोई चीज़ हो सकती है. Then they taught people that management is a distinct activity and that is why it should be done in a certain manner. Then they say that principles of management somewhere down the line have universal application, so ये हर जगह applicable है. And
दिस पर्टिकुलर मैनेजमेंट थॉट प्रोसेस वॉज वन ऑफ इट्स काइंड, जिसको स्कूल और मैनेजमेंट की या कॉलेजेस की टीचिंग लर्निंग कॉन्सेप्ट में इंक्लूड किया गया. नाउ देन केम साइंटिफिक मैनेजमेंट विच इज कॉल्ड which was given by F.W. Taylor. Now, problem was what? When the Fayol principle came, the Fayol principles was mostly or basically criticized on the basis of that they are very unscientific. They are not based on rules and regulation. They are just based on the experience of someone or someone who has spent a lot of time period with a lot of people. So those principles were based on his or her own understanding, मतलब his understanding, Henry Fayol. तो टेलर ने क्या कहा? टेलर ने ये कहा कि हम साइंटिफिक मैनेजमेंट को स्टडी करते हैं, एंड टेलर केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज साइंस? ठीक है, साइंस का मतलब ये होता है व्हेन यू आर गिविंग, देखो, व्हेन यू आर गिविंग, आई वुड से सिंपल थिंग, व्हेन द हेनरी फ्योल gave the principle, he gave those principle only on the basis of observation. But when you are observing thing, experimenting, and then coming on a conclusion, then you are saying it's your science. And that is the basic concept of the scientific management. Scientific management के अंदर we are talking about observation, measurement, experimentation and inferences, मतलब the last result. He also published a book which is called The Principle of Scientific Management 1911 में, एंड ये बुक अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है. रीजन बिंग वॉज दिस पर्टिकुलर बुक टॉक्स अबाउट इन डिटेल दैट साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, एंड वाई इट इज़ नीड टू बी स्टडीड, एंड वाई द मैनेजमेंट हैज़ टू बी स्टडीड इन द, मतलब फ्रॉम द आइज ऑफ अ साइंस. नाउ देखो, साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब. ठीक है, ये सब पॉइंट्स आपने पढ़े होंगे. इट्स द बेसिक प्रिंसिपल्स जिनके बेसिस पे आप फेयोल सॉरी टेलर के प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करते हो. ठीक है, ये वाला तो नहीं. नाउ अच्छा सॉरी, तो साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब. साइंस इज नॉट दैट इट इज ओनली माई ऑब्जर्वेशन. साइंस इज समथिंग विच इज एप्लीकेबल एक्चुअली यूनिवर्सली, इवन एक्चुअली इन द यूनिवर्स. वट एवर साइंस वी हैव लर्नड हियर, इट इज एप्लीकेबल देयर ऑल्सो, because science is something which is prevalent at the same shape everywhere. ठीक है, हारमनी की बात की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, नॉट डिस्कॉर्ड. कॉपरेशन की बात करो, इंडिविजुअलिज्म की नहीं. अगर आपको मैक्सिमम आउटपुट चाहिए तो उसके लिए आपको रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट की बात भी समझनी होती है. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो, इक्विटेबल डिवीजन ऑफ वर्क की बात करो, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नाउ टेलर ने एग्जैक्टली साइंस मैनेजमेंट में या साइंटिफिक मैनेजमेंट में कहने की कोशिश की है. He said that whenever you are allocating the work, allocate the work on the basis of certain method study. ठीक है, now method study, motion study, time study, fatigue study were there. They tried to apply the science to understand that how many hours are there in a day and how many hours should be distributed as a work, which activity should be given how much time. That kind of studies were there to understand that workload of a person is actually one of the most important consideration when you are allocating the work. Then what work shall be done, how work shall be done, by whom and where, ये सारी चीज़ें भी आपको डिसाइड करनी होती है. इट इज़ और प्लानिंग. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, किस जगह पे करना है, कितने घंटे के लिए करना है, किसने करना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो दैट इज़ वाई योर सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग बिकम्स अनदर सेंट्रलाइज्ड work, and that is why it should be done by centralized department. There should be one authority who is deciding ki who is going to do which work, so that in future also they will take into consideration who has the capability to do certain tasks. Then standardization of tool and technique, regulation of speed of machine, improvement of work environment, ये methods थे. ठीक है, किस तरह के टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज़ किए जाने चाहिए, प्लस मशीनरी की स्पीड क्या होती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वर्क एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन पे कॉन्सेंट्रेट करो. अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन के डिफरेंस को समझना कोशिश करो. प्लानिंग पेपर्स पे होती है, इम्प्लीमेंटेशन रियलिटी पे होती है. सो हाउ यू आर डूइंग इट. प्लानिंग मैनेजर्स करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन फॉरमैन करते हैं. तो दीज आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग. द होल ऑर्गेनाइजेशन नीड्स after the scientific management concept, that they need a mental revolutions also. They need to understand the outlook of their employees also and employers also. यानी दोनों को एक दूसरे की समझने की ज़रूरत है. The difference between F.W. Taylor and Henry Fayol will be done by you. ठीक है,
But apart from difference, there were certain complementary things also. It means there are certain features which are very common in Taylor and Fayol contribution. Difference आप कीजिए, ठीक है. कंसर्न, दोनों का कंसर्न एक ही बात से था, ये अंडरस्टैंड करने का कि व्हाट एग्जैक्टली कैन बी डन टू इंक्रीज द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. उनका कंसर्न सेम था, उनका टारगेट सेम था. दूसरा, फोकस, दोनों का फोकस इस बात में था टू अंडरस्टैंड कि जब आप बॉटम अपवर्ड अप्रोच करते हो, मतलब टेलर का जो अप्रोच था वो बॉटम टू अपवर्ड था, टेक्निक्स का, प्रिंसिपल्स का, और जो फेयोल का था वो था टॉप टू डाउन. ठीक है. टेयोल के प्रिंसिपल तब रेलिवेंट है जब आप प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हो. फेयोल के प्रिंसिपल तब रेलिवेंट है मोस्टली जब आप फंक्शनल एरियाज की बात कर रहे हो. दो दे वर वेरी स्पेसिफिक, ठीक है, दो दे वर क्वाइट कह सकते हो फ्लेक्सिबल ऑल्सो, बट दे वर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वन थिंग कि आपको स्पेशलाइजेशन लानी है थ्रू डिवीजन ऑफ वर्क. ठीक है. स्टार्टिंग पॉइंट, टेलर का स्टार्टिंग पॉइंट है ऑपरेटिव एफिशिएंसीज को इम्प्रूव करना, फ्लोर लेवल के काम को इम्प्रूव करना, बिकॉज ही वॉज एन इंजीनियर, ही वर्कड विद मोस्टली विद दोज काइंड ऑफ पीपल. फेयोल का एम्फोसिस था टॉप मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना, एंड देन उसकी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को नीचे यानी बॉटम तक लेके आना. ठीक है. बिकॉज ही हिमसेल्फ वॉज एन इंजीनियर, तो he knew that how an engineer can control the activities of the person who are working lower to him. Now emphasis यही था. Taylor was all talking about standardization of work, scientific method, and motion studies and other time study, fatigue study. Fayol was talking about the administration part, the top management part, and expression as simple. Taylor used scientific management and your Fayol used administration. So I hope these things are clear to you. In case of any doubt, let me know.